नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कॉमन आयन इफेक्ट की बात शुरू करी थी और मैंने आपसे कहा था कॉमन आयन इफेक्ट और बफर के विषय में हम एक बार फिर डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था बफर वो जो अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे, जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करे, यानी बहुत आसानी से पीएच में चेंज ना आने दे। भाई पीएच एक बहुत क्रूशियल टर्म है और एक नॉर्मल पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है फॉर आवर बॉडीली सिस्टम एंड एनीवेयर एल्स। सो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज के सैद्धांतिक व्यू को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं और समझते हैं। यह हमारा व्हाइट बोर्ड आता हुआ और यहाँ से हम पदार्पित होते हुए आपके सामने सिर्फ व्हाइट बोर्ड को फोकस लेके देखते हुए। तो हमारा आज का टॉपिक आप लगा लीजिए, आनंद आएगा बहुत बच्चों, बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई? जो अपनी पीएच चेंज को रेजिस्ट करें। तो प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, अ सॉल्यूशन whose pH does not change significantly on addition of acid or अल्कली। ठीक है बच्चों, यानी जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, अगर आप एसिड डालेंगे तो वो आपकी पीएच को कम करेगा, अगर आप बेस डालेंगे तो वो आपकी पीएच को बढ़ाएगा। अब ऐसा सॉल्यूशन जो इस चेंज को रेजिस्ट करे उसे कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। आई होप ये बात क्लियर होगी। नाउ दोस्तों, टाइप्स ऑफ बफर के विषय में आज हम बात भी करेंगे। टाइप्स ऑफ बफर डिस्कस भी करे थे, आज प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे से इसको याद भी करेंगे। सबसे पहले है जी सिंपल बफर। भाई सिंपल बफर क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इन वाटर, वीक एसिड और वीक बेस इन वाटर। बच्चों हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन के लिए आप बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड्स। और आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे भी बायोमोलिक्यूल नाम के अध्याय में कि जो अमीनो एसिड हैं वो एक खास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के पैटर्न को ध्यान से इंपॉर्टेंस और क्रूशियल तरीके से देखते हैं। अगला है जी मिक्स्ड बफर। अब ध्यान से समझना है इसको। अब दो तरह के ये होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। भाई एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड with its conjugate base। जब भी कोई वीक एसिड लेंगे अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ तो वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना देगा। और तो बेसिक बफर क्या होगा भैया? वीक बेस with its conjugate acid। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, H2CO3
NaSCO3। अब ये एसिड हो गया और SCO3 इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये सॉल्ट फॉर्म में आ रहा है ना, बताया था ना कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, और यहाँ Na आ जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट शो कर देगा। ये सब चीजें जरूर देखिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा इसमें। ठीक है जी। और जो pH रहती है वो डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे। ये क्वेश्चन बनाएंगे वो नीट वाले, तो तैयार रहना इस चीज के लिए। अब यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं बेटा, वीक बेस लेना है, NH4OH ले लो, साथ में चिपका दो NH4Cl। लो जी, क्या है, एक एग्जांपल ये ले लिया। और क्या ले सकते हो, एक एग्जांपल ग्लाइसिन का ले लो, ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। चलिए, एक चीज ध्यान रखना, जो एसिडिक बफर है इनकी pH ऐसा नहीं कि 0 से 7 में ही होगी, और इनकी भी जरूरी नहीं कि 7 to 14 होगी, बेसिक 1 होगी, इससे मत उलझना। हाँ, ब्लड के लिए क्या होता है ये अलग से नोट करो। ब्लड में क्या होता है बच्चों, SCO3 माइनस, ये आपने CO2 के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी पढ़ा होगा। ठीक है जी। चलिए, अब जब भी हम एसिड डालेंगे तो एक्स्ट्रा H+ को खाने के लिए बेस होना चाहिए हमारे पास, और बेस डालेंगे तो एक्स्ट्रा OH को खाने के लिए हमारे पास H+ होना चाहिए, तभी वो बफर एक्शन कर पाएगा। तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है, एक्सेस H+ को और एक्सेस OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास H+ और नेगेटिव आयन होने चाहिए, तभी ये होगा। क्लियर है जी? कोई परेशानी किसी बालक को? लास्ट टाइम हमने हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन की बात करी थी, आइए फिर समझते हैं उसको कैसे करी थी, क्या था वो कॉमन आयन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब बच्चों, हमारे पास हमने लिया था, याद होगा आपको, CH3COH बहुत ही मस्त तरीके से एक वेसल में था। उस वेसल में इसकी दुनिया बहुत अच्छी थी, ये H3O+ बना के बैठा था और इस तरह से कहानी चल रही थी। ठीक है जी। इसका Ka भी था, और अपॉन था CH3COOH। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर बच्चों क्या कहानी है, ये एक अच्छा खासा इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चल रही है, और ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड हो गया। इसी दौरान हमने यहां पर इसका एक सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट तो कंप्लीटली चला जाएगा दोस्तों। और इसने प्रिडोमिनेंटली हमें ये एसीटेट आयन दिया। अब जो इसने एसीटेट आयन दिया है, हम ये जानते हैं भैया ये तो इसका प्रोडक्ट है। ओ हो। अब अगर ये इसका प्रोडक्ट है और रिएक्शन वेसल के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ इस सॉल्ट, तो हमारे ली शेटेलियर प्रिंसिपल साहब की वजह से ये रिएक्शन तो बैकवर्ड जाना शुरू कर देगी, और जैसे ही बैकवर्ड जाना शुरू करेगी इसका डिसोसिएशन सप्रेस होने चला जाएगा। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहा था मैंने, याद है कि सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट by a strong electrolyte provided they have at least one ion common. So इनमें one ion common है, तो इस वजह से ये बैकवर्ड जा रही है।
दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो Ka था हमारा, इसमें अब ये जो आयन था ये कंप्लीटली सॉल्ट की वजह से ही हो गया, यानी जो कंसंट्रेशन इस सॉल्ट की रहेगी वही सॉल्यूशन में इसकी रहेगी। अच्छा जी, हाँ जी। तो हमारा H3O प्लस Ka CH3COH ये था, हमें पीएच निकालनी होती है तो लॉग लगाएंगे इसके साथ। लॉग लगाते ही ये भी हो जाएगा लॉग Ka प्लस लॉग CH3COH। ठीक है बच्चों, बट नेगेटिव लॉग होगा तभी तो ये पीएच होगा, नेगेटिव लॉग होगा तो ये pKa हो जाएगा, और नेगेटिव साइन यहाँ आएगा तो ये लॉग CH3CO माइनस। अब इसमें देखिए बड़ा मजेदार है कहानी, ये कंसंट्रेशन वही है सॉल्ट की थी, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon acid। बट सर ये जो सॉल्ट है तो कॉन्जुगेट बेस भी था। हाँ हाँ, तो मेरे धनंजय यहाँ पर बड़े ही ध्यान से हम ये कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, तो ये कर लो, सॉल्ट वाला कर लो या कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड कर लो, ये कोई टेंशन नहीं, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बैलेंस है चीज। समझ में आ गया जी? एक बार अभी इस वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को खुद कीजिएगा। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट with a condition provided that they have at least one ion common। ठीक है दोस्तों, और अगर पीओएच निकालने बैठ जाओगे तो उसको कैसे करोगे? बाकी तो कहानी यही लगा लेना, लेकिन इसको ऐसे लिख लो। अब इन इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। एच इक्वेशन भूलना नहीं। ठीक है जी, चलिए अब बच्चों एक चीज सोचो, भाई आप अगर ये देखते हैं कि कोई बफर है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही पीएच को मेंटेन रखेगा। आप अगर बहुत सारा देखो, यहाँ ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस के साथ ये रिएक्टिव काम करेगा, अच्छा काम करेगा। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही कम होता चला जाएगा। आपकी बॉडी में भी पूरा इम्यून सिस्टम है, छोटा मोटा वायरल लोड आता है, छोटा मोटा इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी मैनेज कर लेती है, बफर सिस्टम को मैनेज कर लेती है। ज्यादा आता है तो आपका बफर सिस्टम हिल जाता है, तो आपको डिजीज होने के चांस होते हैं। तो इसी तरीके से हर बॉडी की कैपेसिटी है कि वो कितना वायरल लोड, बैक्टीरियल लोड ले सकती है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे बफर सॉल्यूशन की भी कैपेसिटी है कि वो कितना ले सकता है। तो आइए अगला हेडिंग दे दीजिए, रेड पेन से लिख लो हेडिंग, कोई दिक्कत। बफर कैपेसिटी। ये होती है द प्रॉपर्टी of a buffer solution
to resist the change in pH up to a limit up to an individual limit. सो बफर कैपेसिटी क्या हो बेटा? अब एक चीज सोचो, कितना एसिड और बेस डाल सकते हो, कितना एसिड और बेस डाल सकते हो और कितना उसके साथ पीएच चेंज होता है। बात मोल में होगी। Added to 1 liter of buffer, यानी mole of acid or base added to 1 liter of buffer upon change in pH, यही बफर कैपेसिटी है मेरे बच्चों। भाई जितना ज्यादा एसिड और बेस डाल दोगे और जितना कम पीएच में चेंज आएगा, इसी को तो बोला जाएगा बफर कैपेसिटी। मस्त एक बीटा वाले साइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। कई बुक्स के अंदर इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज और कॉन्सेप्ट और समझना यहां पर। भाई आपने कोई एसिड डाला, लेट से HCl डाला, तो वो H+ लेकर आएगा। H+ को खाने के लिए, क्योंकि आपको अब डेल्टा पीएच निकालना है ना, तो पहले पीएच तो आप ऐसे निकालोगे जैसे मैंने निकलवाया था। अब इस H+ को खाने के लिए ये आगे आएगा, ये उस H+ को खाएगा। जब खाएगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है, ये कंसंट्रेशन कम होनी शुरू होगी, लेकिन ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको जब H+ खाएगा तो ये बनाएगा। तो जैसे जैसे मैं HCl डालता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं कोई एसिड डालता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा भैया, वैसे वैसे इस सॉल्ट वाले इस एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इस कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी। तो अब डेल्टा पीएच कैसे निकालते हैं? डेल्टा पीएच निकालते हैं pH2 - pH1। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द pH2? अब बेटा देखो, अगर पीएच कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, सबसे एडजस्ट कर लेना। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं वैसे बेसिकली। तो फाइनल पीएच कैसे निकालेंगे? जब HCl डाला है, पीएच क्या है मेरा? pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, यही था ना, वही कॉन्जुगेट बेस। तो मान लो अगर उसका X कंसंट्रेशन में डाला था, तो सॉल्ट से X कंसंट्रेशन माइनस कर देना और एसिड में प्लस कर देना, बाकी ढांचा यही रखना। ये pH2 हो जाएगा और ये pH1। समझ में आ गई बात? और इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा पीएच। और जिसका डेल्टा पीएच ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा पीएच ज्यादा होगा, उतना ही वो बेकार अपना बफर होगा। बात पल्ले पड़ गई जी? कोई परेशानी? बहुत ही आसान है भाई। जिसका देखो ना, जरा सा डालते ही जिसकी बत्ती बुझ जाए, बत्ती बुझ जाए मतलब जिसका पीएच बहुत भयंकर चेंज हो जाए, तो वहां तो फिर आप क्या करेंगे? वहां तो हालत खराब ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो बफर कैपेसिटी, डेल्टा पीएच, ये सभी आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो अबाउट बफर सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ेंगे।
Number one, it has a definite pH, जिसको ये up to a small amount change नहीं होने देते. It has a definite pH. pH does not change on standing. ये पॉइंट सारे नोट कर लो बेटा. ऐसा नहीं है सॉल्यूशन छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए तो चेंज हो जाएगी पीएच. ठीक है. pH does not change on dilution. pH does not change significantly on the addition of a small amount acid and base. ठीक है दोस्तों. फिर आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे यूजेस जो हैं इसके. used in manufacture of paper, to maintain the proper pH बहुत जरूरी है. Preservation of food etc. और in medicine. वहां तो मैंने बताया ही था आपको इंटेस्टाइन में भेजना है, जाएगा तो स्टमक से ही, तो किस तरीके से आपको ये चीज होनी है. ठीक है. चलिए जरा अभी अगर समझ में आ गया है तो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं. अभी तो ये बफर के ऊपर जो किया है. What volume of 0.1 molar sodium formate solution should be added to 50 ml 0.05 molar formic acid to produce a buffer solution of pH 4 pKa of formic acid is 3.8. चलिए बच्चों कीजिए इसको 2 मिनट दिए.
हाँ तो बच्चों टाइम अप होता हुआ, चलिए अब शुरू करते हैं इसको। भाई अब इसने हमें बोला है कि पीएच ये चाहिए और पी के ए ये है, तो हमें ये तो पता ही है भैया, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंजुगेट बेस या सॉल्ट बोल लो अपॉन एसिड। ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पर खेल है सारा। यहाँ पर खेल क्या है अब देख लेते हैं। पीएच तो चाहिए 4, ये है 3.8 प्लस लॉग कंसंट्रेशन इन महाशय की कितनी है, 0.1 मोलर है, इनका वॉल्यूम नहीं पता है। अच्छा 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 अच्छा, और मिक्स कर दिया है। तो पहले इनके मोल देखो, इनके मोल कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू वॉल्यूम ले लो वी इनका, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, v प्लस 50। तो इनके मोल अपॉन दिस, ये इनकी मोलैरिटी हो गई। इन महानुभाव का क्या हाल है, तो ये मोलैरिटी होगा बेटा किसकी, सॉल्ट वाली। अच्छा एसिड वाली देख लें जरा, इन महानुभाव का 50 है इंटू 0.05 है, अच्छा 0.5 है अपॉन v प्लस 50। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 5, तो 2.5 अपॉन v प्लस 50। तो बस अब लगा दो भैया इस वाले में, तो 0.1 इंटू वी अपॉन v प्लस 50 और 2.5 अपॉन v प्लस 50, ये तो उड़ा दो। अब ये सारा माहौल दे रखा है, v निकाल लो, सिंपल हो गया। समझ में आया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत थी नहीं इसमें। अगला देखिए जी, सवालों से ही तो आयनिक का असली मजा शुरू होता है। 20 ml of 0.2 molar NaOH is added to 50 ml of 0.2 molar acetic acid. Ka, you have to calculate pH of the solution. So what we can easily find out that 20 ml of 0.2 molar NaOH is given. And when this much of NaOH is added to 50 ml of 0.2 molar this acetic acid, Ka is given. So you have to find out the pH. Pretty simple question. Try to find out the pH of this solution. Okay बच्चों, बहुत आसान है, करके देखो।
चलिए जी शुरू करते हैं इस वाले सवाल। तो इस वाले सवाल में दे रखा था 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH और उसको ऐड किया था इसमें। तो अगर हमारे पास पीएच की बात हमें चाहिए तो हमें फिर से वही चीज करनी पड़ेगी। पहले लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इस सवाल को थोड़ा सा लिख के। तो सबसे पहले तो रिएक्शन बना लेते हैं NaOH और CH3COH की कि क्या होगा। ये बनना है और ये जल बनेगा। ये कितना दिया है बेटा 20 ml ऑफ 0.2, तो उसके मोल कितने हो जाएंगे इतने, और इसका 50 इंटू 0.2 इसके हो जाएंगे इतने। ठीक है, अब इनिशियली देखा जाए तो t इज इक्वल टू 0 पे ये हो गए 4 और ये हो गए 2 5 10, ये तो 0 0 ही थे। और t इज इक्वल टू टी पे अब ये कितने होंगे, 1 से 1 1 1, तो ये तो 0, ये एक्सेस था तो 6 बचेगा, ये 4 4। ठीक है, कोई दिक्कत भाई किसी प्राणी को? तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना है, ये है जी 6 मोल। और ये कितने हैं जी, किसी की बात आएगी पीएच निकालने में, क्योंकि अब देखो ना ये सॉल्ट हो गया इसका वीक एसिड और इसका सॉल्ट, तो ये बफर की तरह चले जाएगा। तो यहाँ पर आप हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास एसिड की अगर बात करें तो वो कितना है 6 मोल है, टोटल वॉल्यूम कितना 20 50 70, और CH3CONA कितना हो गया 6 मोल, इसके थे 4 मोल, और वॉल्यूम तो ये भी 70, खत्म। तो पीएच हमें निकालना था, पीएच हम निकाल लेंगे। पीएच कितना हो गया हमारा, पीएच होता है pKa प्लस लॉग इज सॉल्ट बाय एसिड, वही कॉन्जुगेट बेस, बुरा मत मानो यार। तो पीएच मुझे निकालनी है, pKa दे रखा है क्या क्वेश्चन में, के दे रखा है तो इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा मुझे। सो नेगेटिव लॉग ऑफ प्लस 4/70 6/70, वो तो कट गया तो 4/6 रहा। सॉल्व कर लो पीएच आ जाएगा। तो ये हमने बफर की आज प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और बफर क्या होता है, बफर कैसे पीएच को बैलेंस करता है, कैसे पीएच निकाली जाएगी बफर के केस में, इन सभी सिद्धांतों पे हमने बात कर ली है। बहुत जल्द अब टॉपिक मूव करेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ, फिर चलेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ, और ट्यूटोरियल्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होती जाएगी। क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा करने हैं, उसके पीछे लॉजिक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम से और खासतौर पे आयनिक से आपके मिक्स क्वेश्चन बहुत आएंगे, कि आपको रेट लॉ इसमें आप नहीं मिक्स करते हो इक्विलिब्रियम में, वो काइनेटिक्स के अंदर भी आएगा। आप 12th के अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि इक्विलिब्रियम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्यों समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज कीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो बताए हैं, बफर जो बताया है, जिस तरह कॉमन आयन इफेक्ट बताया है, इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। मैं आपका होस्ट दोस्त डॉक्टर गौरव शर्मा, टेक केयर।